नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, शॉर्ट में इसे MOS कहते हैं, MOS, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। कहीं कहीं पे या फिर काफ़ी लोग इसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल SOM नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा जब भी आप BE या BTech करने जाएंगे तो मैकेनिकल एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग में। उसके अतिरिक्त अगर ये आप डिप्लोमा करते हैं मैकेनिकल या सिविल से तो आपको उसमें भी ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम इसको शुरू करते हैं। चरणबद्ध रूप से हम एक के बाद एक लेक्चर में इससे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम इसकी भूमिका तैयार करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम MOS और SOM, कुछ भी कह सकते हैं आप। MOS मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या फिर SOM स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर मैं इसको कहूँ तो कहीं ना कहीं ये मैकेनिक्स का एक्सटेंडेड पार्ट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी भूमिका बनाने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे जैसे हम MOS में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे एक ही चीज़ हमको बार बार देखने को मिलेगी, स्ट्रेस और उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें। स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन क्या होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो MOS को समझने के लिए हम सबसे पहले जो मूलभूत चीज़ है स्ट्रेस, उसको जानते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस आखिरकार होता क्या है। ये हमको बार बार देखने को मिलेगा, ये चीज़ हमें तंग ना करे इसके लिए। देखो, मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है। जब इस ब्लॉक पर कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है, तो इसमें क्या चेंज होगा? कुछ नहीं होगा। ये जैसा है वैसा का वैसा यथावत रहेगा। अब मैं देखने जा रहा हूं कि अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स P एक्ट कर रहा है, कोई बाह्य बल P काम कर रहा है, तो इसके प्रभाव में या बाह्य बल P के कारण इसके अंदर के फाइबर्स में क्या होने वाला है। ठीक है, ये देखने के लिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। मतलब देखेंगे हम। इस सेक्शन को मैं बोल देता हूँ X, इसको बोल देता हूँ Y। देखो, मैं देखता हूँ ये है मेरा X, ठीक है। ये जो मैंने सेक्शन कट किया था, ठीक है, इस सेक्शन को आप AB सेक्शन बोल दो, ठीक है। और ये मुझे मिला Y, ठीक है। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये अगर A है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी A होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी A होगा। थ्रू आउट क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है, ठीक है। ये P फोर्स काम कर रहा है, ये P फोर्स काम कर रहा है। अब देखो, अगर जब ये P फोर्स नहीं होता, सेक्शन X पे गौर करना, ठीक है। इस वाले ब्लॉक पे देखेंगे हम, अगर ये X ब्लॉक पर कोई बाह्य फोर्स नहीं होता तो ये ऐसा का ऐसा ही रहता। लेकिन जब इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स P काम कर रहा है, तो चूंकि इस पर एक ही बल काम करता हुआ हमें नजर आ रहा है फिलहाल, तो इस ब्लॉक को यहीं थोड़ी रहना चाहिए था, इसको तो इसके प्रभाव में इधर चले जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, ये ब्लॉक वहीं का वहीं है। क्यों? क्योंकि इधर से भी P काम कर रहा है, उधर से भी P काम कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, परिणामी शून्य है, तो ये ब्लॉक वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन जब हम X को देखने जा रहे हैं तो हमको इधर की तरफ पक्का कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा, तभी तो ये छोटा ब्लॉक नहीं जा रहा। भाई बड़े में तो हमें साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन हमने एक इसके पार्ट को कंसिडर किया तो उस पार्ट में भी कहीं ना कहीं विरोध हो रहा होगा। तो क्या हो रहा होगा? मैं ये कह सकता हूँ कि इधर भी एक इसके इक्विवेलेंट फोर्स काम कर रहा होगा। इसी कारण से ये यहाँ का यही है। तो वो इक्विवेलेंट फोर्स क्या एक ही पॉइंट पर काम कर रहा होगा क्या? नहीं, वो सब पॉइंट पर काम कर रहा होगा। तो सब पॉइंट पर इसके बराबर तो नहीं हो सकता, सब पॉइंट पर तो थोड़ा थोड़ा होगा। तो क्योंकि एक ही दिशा में है तो इनका परिणामी जुड़ के टोटल इसके बराबर हो जाएगा। इतना तो हम समझते हैं। अब देखो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो थोड़ा थोड़ा फोर्स सब जगह काम कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या है और ये क्यों काम कर रहा है। ठीक है, हमने ये जानते हैं, हमने सरफेस, हमने ये देखा था कि कोई भी केश नली में
पानी क्यों ऊपर चढ़ जाता है, यू शेप का क्यों होता है, हमने देखा था। ये कॉन्टेक्ट एरिया जब कब 90 से कम होता है, जब 90 से ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या लॉजिक निकल के आया था, केशिकात्व में कैपिलरी एक्शन में क्या लॉजिक निकल के आया था कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बीच में दो तरह के फोर्स होते हैं, एक तो कोहेसिव फोर्स, एक एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव को हिंदी में बोलते हैं सहसंजक बल और इसको बोलते हैं आसंजक बल, ठीक है। तो या तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे जो उनको बांध के रखते हैं, या फिर अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है, यहाँ पर तो सपोज अगर ये आयरन है तो इधर भी आयरन है, इधर भी आयरन है, इधर तो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस हैं, तो वो फोर्सेस यहीं पे थोड़ी ना है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, पूरी लेयर में, और न कि सिर्फ इस सेक्शन में। अगर इस सेक्शन को मैं कहीं और से कट करता तो वहाँ पर भी होते। तो मतलब ये जो विरोध हो रहा है ये बल क्यों है, ये बल इसलिए है क्योंकि ये जो भी मैटर है हमारा वो डिफॉर्म नहीं होना चाहता, वो जैसा है वैसा रहना चाहता है। इसके लिए इसके बीच में आपस में अट्रैक्शन फोर्स, ये वालों को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते ये टूट नहीं रहा है। अब ये जो अट्रैक्शन के कारण ये जो विरोध उत्पन्न हुआ इस पी का, ये एक जगह पे नहीं हुआ, ये तो समूचे क्षेत्रफल में हुआ है, समूचे एरिया में ये हुआ है। तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि देखो इधर P है तो इनका समेशन भी P होना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक तो कहीं जा नहीं रहा, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स तो 0 है, तो ये P है। तो जो एक अंदर लेयर पर एक ये क्रॉस सेक्शन AB पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो मैं कह सकता हूं P है। अब P पर यूनिट एरिया कितना कर रहा होगा, टोटल एरिया कितना है इसका A, तो पर यूनिट एरिया कितना लग रहा होगा ये रेजिस्टेंस फोर्स, ये P अपॉन है। इसी को बोलते हैं स्ट्रेस, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सिग्मा। तो सिग्मा या स्ट्रेस बराबर P अपॉन A। यहां P क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स नहीं कहा मैंने, कहा इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन एरिया। अब वो अलग बात है कि ये बाह्य फोर्स जो हमने लगाया है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, उसी के बराबर आता है, इसलिए हम कई बार डायरेक्ट इसको P अपॉन A लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेस की परिभाषा बोलना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब अंदर की तरफ जो विरोध प्रतिरोध बल है वो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितने काम कर रहे हैं, उसी को मैं स्ट्रेस कहूँगा। मैं स्ट्रेस की परिभाषा बोलना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब अंदर की तरफ जो विरोध प्रतिरोध बल है वो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितने काम कर रहे हैं, उसी को मैं स्ट्रेस कहूंगा। अब देखो, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स पुलिंग टाइप का लग रहा है, पुल टाइप का लग रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इसको खींचना चाहेगा तो एलोंगेट करना चाहेगा इसके फाइबर्स को। अगर इनकी लंबाई, ओरिजिनल लंबाई इनकी L0 है, तो ये इसको खींचना चाहेगा तो मतलब ये फाइबर की लंबाई को एलोंगेट करना चाहेगा। तो फोर्स कौन सा है, टेंशन टाइप का। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस मैं कह सकता हूं टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगा, if the external force try to elongate the fibers, then the stress is known as tensile stress। मतलब अगर आपका बाह्य बल जो आपके ब्लॉक के फाइबर को खींचना चाहता है तो जो स्ट्रेस इंटरनली पैदा होगा उसको हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो हमारे पास कौन से स्ट्रेस आ गया, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस पॉजिटिव साइन से, ठीक है, स्ट्रेस का सिंबॉलिक, ठीक है। ये इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारी,
सिग्मा बराबर टोटल इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट प्लस साइन से करेंगे, सॉरी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो ही होगा और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा फोर्स जो पी एक्ट काम कर रहा है ये पुल टाइप का ना होकर अगर ये पुश टाइप का होता, ये पुल टाइप का ना होकर अगर ये पुश टाइप का होता तो ये कंप्रेस करने की कोशिश करता, ये कंप्रेस करने की कोशिश करता। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे देखता, ये पुश टाइप का फोर्स होता तो यहाँ पे जो फोर्सेस काम कर रहे हैं ना मेरे, ये इस तरह के होते, प्रति इकाई क्षेत्र विरोध जो रेजिस्टेंस होता वो इस तरह का होता। ठीक है, तो और इधर किधर, इधर कैसा होता, इस तरह का। ठीक है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं अगर मेरे ब्लॉक पर एक्टिंग फोर्स पुश टाइप का हो तो वो क्या करेगा, वो फाइबर्स को छोटा करने की कोशिश करेगा। तो उस केस में जो स्ट्रेस पैदा होते हैं उनको बोलते हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेस, ESSIV, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसकी वैल्यू हम नेगेटिव से बताते हैं। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव साइन रखेंगे, ये पॉजिटिव साइन रखेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, कितना फोर्स लगेगा, लेकिन नेगेटिव ये बताता है कि ये पुश टाइप का है और पॉजिटिव साइन ये बताता है कि ये पुल टाइप का फोर्स काम कर रहा है, इसलिए स्ट्रेस पैदा होता है। अब तीसरा स्ट्रेस आता है मेरे पास, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, ठीक है, इसको हम बताते हैं टाउ से। इन दोनों को हम बता रहे थे सिग्मा से, सिग्मा चाहे तो सिग्मा टी कर दो, सिग्मा कंप्रेसिव कर दो। ठीक है, सिग्मा स्ट्रेस। अब देखो यहाँ पर तो हमारा फोर्स जो काम कर रहा था वो एरिया पे डायरेक्टली परपेंडिकुलर काम कर रहा था, लेकिन अगर मेरा फोर्स एरिया पे परपेंडिकुलर ना होकर के पैरेलल हो जाए, ये पी पैरेलल काम करना शुरू कर। अब ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कोई भी पॉइंट मूव नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये फोर्स लगाएगा और ये ऊपर वाला एरिया, ये एरिया ए है, अब ये फोर्स लगाएगा तो पैरेलल फोर्सेस के कारण क्या होगा, ये आकृति थोड़ी सी विकृत हो जाएगी। हालांकि मैंने ज़्यादा कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सतह थोड़ी सी उधर चली जाएगी। अब अगर ये लंबाई L है, ये लंबाई L है और उसमें ये डिफॉर्मेशन डेल आया, ठीक है, वो आगे देख कंसिडर करेंगे इसका क्या फर्क पड़ेगा। ये P फोर्स एरिया के पैरेलल एक्ट कर रहा है, तो जो इस वाले एरिया में, ये वाला एरिया नहीं, इस एरिया में इसका विरोध हो रहा होगा, ये आगे बढ़ेगा लेकिन ये नहीं जाना चाह रहा होगा, तो इस एरिया में भी इसका विरोध हो रहा होगा, इसका विरोध हो रहा होगा। तो जो ये पर यूनिट एरिया रेजिस्टेंस इन द, मतलब इन दिस प्लेन, वो जो पर यूनिट एरिया है उसी को, जो रेजिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस टाउ। इसकी वैल्यू कितनी होगी, P अपॉन एरिया। यहाँ पे ध्यान रखें ये ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शनल था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखने की, इसके डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन P क्या है, फोर्स, फोर्स मीन्स न्यूटन, अपॉन, अपॉन में क्या है एरिया, एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होगी स्ट्रेस की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम पास्कल कहते हैं क्या, ठीक बात है, पास्कल कहते हैं। अब देखो ऐसा थोड़ी है कि भार की इकाई केवल केजी होती है, ग्राम भी होती है, टन भी होती है, अलग अलग होती है ना, तो वैसे ही इनकी भी बड़ी छोटी इकाइयाँ हो सकती हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने क्या कह दिया था, पास्कल, तो इसकी यूनिट पास्कल भी हो सकती है। ठीक है, किलो पास्कल भी हो सकती है। ठीक है, मेगा पास्कल भी हो सकती है, गीगा पास्कल भी हो सकती है। अब ये सब क्या है, मेगा, गीगा, टेरा पास्कल, ये सब क्या है, ये सब 10 की पावर है, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कहते हैं। ये क्या था अपना पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो किलो पास्कल क्या होगा 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा पास्कल क्या होगा 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैं एक बात जो बताना चाह रहा हूँ कि 10 पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको देखो, अगर मेरे पास कहीं क्वेश्चन में ये चीज़ मुझे देखने को मिली न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो देखो न्यूटन पर m मिली मीन्स 10⁻³ उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि mm स्क्वायर मिली 10⁻³ स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, -6 नीचे है तो ऊपर जाके +6, तो 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है क्या ये। और ये क्या है मेगा, यहाँ पे लिखा ना हमने मेगा पास्कल, तो मैं कह सकता हूँ इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। कुल मिला के जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है इन शॉर्ट कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो होता है पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है मेगा पास्कल। ये सीधे सीधे हम यूज़ करेंगे, बार बार कन्वर्ट नहीं करने बैठेंगे, खटाखट ध्यान रखें इसको, ठीक है। तो हमने देख लिया स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के कारण क्या होगा और कौन सी बेसिक चीज़ है जो हमें जान लेनी चाहिए, उस बात को देखते हैं। रुको।